यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बिहार की बात करते हैं। इस पांचवें चरण में 5 सीटों पर वहां वोटिंग है। हाजीपुर और सारण की चर्चा ज्यादा है। बिहार पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संतोष सिंह, सीनियर असिस्टेंट एडिटर, इंडियन एक्सप्रेस, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। आप उन्हें नेता नगरी पर अक्सर सुनते रहे हैं। संतोष जी, सीटों पर बात करेंगे, पर पहले एक तस्वीर की बड़ी चर्चा है, वीडियो की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नीतीश के हाथ में कमल के फूल का निशान है। इस वीडियो का परसेप्शन पे थोड़ा सा बात करें जनता में, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं बड़ा सम्मान करता हूं नीतीश जी का, लेकिन अब उनका ज़माना चला गया है। कई लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं कि उनकी स्वयं की पार्टी है, पर उस दिन कमल का फूल हाथ में लेकर के वो प्रचार करते हुए ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। क्या ये परसेप्शन गया है क्या आम लोगों में? नहीं, मुझे आम लोगों को पता तो नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन गया है, जरूर है। आप खास करके नीतीश कुमार की जर्नी को अगर ट्रैक करेंगे, खास करके 2010 अगर आपको याद होगा, जबकि डिनर कैंसिलेशन हो गया था, इसी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में आए थे, सारे नेताओं को बुलाया था और वो डिनर कैंसिल हो गया था। और उसके कारण से एक तरह से एक लकीर, बहुत बड़ी लकीर खींच गई थी। फिर हम लोगों को लग रहा था कि बाद में 10 के अंत में, साल के अंत में चुनाव होगा कि नहीं होगा। और फिर जब 13 में अलग होते हैं, एंटी नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स के न्यूक्लियस एक तरह से नीतीश कुमार बनते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक इमेज गया, एक छवि नीतीश कुमार को गई। 14 में वो अकेले लड़े, अलग बात है, 2 सीटें आई, फिर आरजेडी से गठबंधन किया, 17 में वापस आए, फिर 22 में निकले, फिर 24 में वापस आए। तो एक तरह से और एक और इमेज है, जैसे कि आप बहुत पहले वाराणसी में मिले थे तो कमर के नीचे तक पूरा झुक गए थे। उस तस्वीर की भी काफी चर्चा हुई थी। तो ये तस्वीर थी, मैं इस तस्वीर का खुद गवाह हूं, पटना के रोड शो का है, जिसमें नीतीश कुमार कांपती आंखों से वो कमल का जो सिंबल है वो पकड़ते हैं, वो कांप रहा है। जो आदमी ये कहा करता था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, आरएसएस की आइडियोलॉजी के काफी के खिलाफ रहते थे, उसकी चर्चा बराबर किया करते थे। और हुंकार रैली जब हुई थी 2013 में, तो वो कहते थे ये हुंकार क्या है, हुंकार से अहंकार टपकता है। तो एक तरह से दोनों की पॉलिटिक्स का एक फुल सर्किल है। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का भी फुल सर्किल है, नीतीश कुमार के खास के उनके जो रिश्ते हैं उसको लेकर के, और नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का तो फुल सर्किल है ही। एक व्यक्ति जो एंटी नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स का पूरे कंट्री में माना जाता था कि न्यूक्लियस हो सकता है, उस आदमी ने किस तरह से घुटने टेक दिए हैं। और वो एक बेचारगी की तस्वीर थी, पॉलिटिकल बेचारगी की तस्वीर थी। जरूर ये परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन में काफी गया है, चर्चा भी बहुत हुई है, गाए बगाए है, पब्लिक भी इसकी चर्चा कर ही रहे होंगे। और नीतीश कुमार के फ्लिप फ्लॉप की चर्चा तो सब जगह करते हैं लोग, जहां बैठिए चौक चौराहे पर। मैं परसों सारण में था, तो सारण में बैठा हुआ था, एक मुस्लिम इलाके में बैठा हुआ था, तो बोलते थे कि नीतीश कुमार के देखिए बिजली अभी दिन में भी जल रहा है, बल्ब जला छोड़ देते हैं हम लोग कि दे दिखाने के लिए, देखिए बिजली यहाँ लगातार आती है। सब कुछ नीतीश जी में ठीक है, बस ये इधर उधर जो करते रहते यही ठीक नहीं है। तो वो इसकी चर्चा तो है ही, या होती ही रहेगी। कितना इसका पॉलिटिकल लॉस होगा, नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, एक पॉलिटिक्स की वो नीतीश कुमार के एल्बम में रखी जाने वाली अच्छी तस्वीर तो नहीं है वो। जी। बिहार में विपक्ष की जो रणनीति और सक्रियता है, उस पर भी मैं एक आपसे कमेंट चाहता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि इंडिया अलायंस ने बिहार में अपने बड़े चेहरों को उतनी ज़्यादा सक्रियता के साथ चुनाव प्रचार में उतारा नहीं, और ज़्यादातर दारोमदार तेजस्वी यादव के कंधों पर छोड़ दिया है? निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा कि अकेले तेजस्वी के कंधों पर छोड़ दिया। राहुल जी कितनी बार आए, प्रियंका जी कब आई, खड़गे साहब कितनी बार आए, और कांग्रेस के नेता कितनी बार आए। तो ये पूरी तरह से बिहार के सेंस में नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी यादव का चुनाव है। इतनी सभाएं उन्होंने की है कि इस छोटी सी उम्र में, 33-34 साल की उम्र में, उनको कमर का बेल्ट लग जाता है, बैठने में तकलीफ होती है, क्योंकि टायरलेसली लगातार कम कर रहे हैं। और उनकी सभाओं का जो आप भीड़ देखेंगे, जो क्राउड का एक जो कनेक्ट होता है, वो आप देखेंगे, रोर होता है क्राउड का, क्या वोट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो फिर भी अकेले इस लड़के ने
काफी टक्कर दी है, खास करके जॉब वाले थीम को लेकर के जो इसको जो क्राउड मिलता है, और जैसे ये लाइन बोलता है, अरे चाचा तो पलट गए, ये बराबर मतलब इसके पहले भी जो यात्रा कर रहे थे उसमें भी बोल रहे थे, और इनके जो स्विच ओवर की बात करते रहते हैं और जॉब के बारे में बात करते रहते हैं। तो ये मेरा थीम है, कहते हैं कि ये हमने कहा था सबसे पहले कि 10 लाख नौकरी कहां से लाओगे। तो स्ट्रेटजी के हिसाब से, इंडिया ब्लॉक के हिसाब से निश्चित रूप से कमजोरी है। कांग्रेस के बड़े नेता भी यहीं शरीक नहीं हो रहे हैं, तो अकेले कंधों पर भार। मैं ये कह रहा हूं कि उसके बावजूद भी दे आर पुटिंग अप ए वेरी ब्रेव फाइट, और नेक टू नेक, मतलब बहुत सारी सीटें हैं, 40 सीटों में 25 सीटें ऐसी होगी, हम लोग फील्ड में जाकर के भी नहीं कह सकते हैं कि कौन सा एनडीए जीत रहा है हैंड्स डाउन या इंडिया ब्लॉक जीत रहा है हैंड्स डाउन, या कितनी टक्कर है, हाउ क्लोज इज द फाइट, ये हम नहीं बता सकते। जी कुलदीप जी, सारण सीट के बारे में बताएं। वहां 4 बार लालू प्रसाद यादव वहां से सांसद रहे, 4 बार राजीव प्रताप रूडी रहे, इस बार रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ रही हैं। वहां के समीकरण क्या इस बार ऐसे हैं कि रोहिणी आचार्य वो 4-4 का जो स्कोर है उसमें बढ़त ले सकती हैं आरजेडी की ओर से? देखिए, सारण बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। 2009 के पहले छपरा के नाम से जाना जाता था, डिलिमिटेशन के बाद सारण के नाम से जाना जाता है। लालू जी ने 1977 में 29 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र के, जेपी मूवमेंट के उभार के बाद नेता बने और संसद में वो पहुंचे। उसके बाद वो जीते, 99 में जीते, उसके बाद फिर लास्ट में वो 2009 में जीतते हैं। राजीव प्रताप रूडी को हराया भी उन्होंने। रूडी जी ने कभी लालू जी को वहां से नहीं हराया। 4 बार सांसद जरूर है, 2 बार तो अभी हाल में ही रहे। हाँ, राबड़ी देवी को हराया 2014 में। तो 4-4 का स्कोर लाइन है। और सारण एक ऐसा सीट है कुलदीप जिसको कि यदुवंशी वर्सेस रघुवंशी बोला जाता है। इट्स यादव वर्सेस राजपूत, एकदम दोनों का ऑलमोस्ट इवन पॉपुलेशन है। उसके बाद मुस्लिम पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, और ईबीसी भी है, दलित है, और थोड़े से नन यादव ओबीसी भी हैं। तो वो सोशल कैलकुलेशन है। रोहिणी का क्या, मुझे लगता है कि मैं 2 बार गया, अभी कल गया, परसों गया। अब जो लास्ट में मोमेंटम जो होता है, जो पब्लिक संपर्क होता है, अब जो आप जो कहते हैं कि स्लॉग ओवर्स में जो बैटिंग करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे पिछड़ी हुई नजर आई, थोड़ी थकी हुई नजर आई, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले से यहाँ ऑलरेडी, हो सकता है एक कारण है कि कैंपेन कर रहे हो, बहुत सारे कुछ एरिया इनसे छूट गए थे, आना था उनको। मैं एक जगह है अमनौर में, मकेर में था, कुछ लोगों के साथ, मुस्लिम इलाका है, वहां बैठा हुआ था, लोगों खाट पर बैठा हुआ था। कुछ लोग घोड़े लेके आए, तो मैंने पूछा घोड़े क्यों लाए हो? कहा कि नहीं, घोड़े हम लोग तो किराए पे लाए हैं, और इसको अगल बगल गांव में दौड़ाएंगे तो कुछ लोग, पब्लिक आएगी। जैसे नेता आते हैं तो हेलीकॉप्टर दौड़ाते हैं तो पब्लिक जुटती है, हम लोग यहाँ घोड़ा दौड़ाते हैं। तो वो घोड़े दौड़ाने के गए, फिर तुरंत 10 मिनट के बाद खबर आती है कि रोहिणी जी का आज का सारा कार्यक्रम रद्द। अब देखिए, आप उसमें लगा कि मुझे एज ए जर्नलिस्ट लगा कि आज मैं क्या करूं, या तो पब्लिक से बात करके कंस्टिट्यूएंसी प्रोफाइल तो कर ही सकता हूं। फिर मैं आकर के, अलग बात है, मीसा भारती का मैंने पटलिपुत्रा में किया। नेक्स्ट डे फिर गया, उस दिन का कोई कार्यक्रम नहीं था। फिर 2:30 बजे सिर्फ एक रैली थी जिसमें तेजस्वी का आया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हौसी जो मोमेंटम जो बनाया था राजीव प्रताप रूडी के अगेंस्ट में, थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी की लास्ट में कमी मुझे नजर आ रही है। उनसे मैं बेटर प्लेस, दोनों सिस्टर्स में मैं मानूंगा, मीसा भारती मुझे बेटर प्लेस्ड लग रही है रोहिणी आचार्य से आज के डेट में। ठीक है, किडनी वाली बेटी का टैग उनको लगा हुआ है, एक सिंपैथी है, और लगता है कि लालू फैमिली से कोई है तो बने। वो बात तो 14 में थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फाइट तो क्लोज होगा ही, ऐसा नहीं है कि वहां हैंड्स डाउन विक्ट्री है राजीव प्रताप रूडी को। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, थोड़ी सी बढ़त मैं राजीव प्रताप रूडी को ही दूंगा। मुझे जो एक गट सेंस है, मैं कोई स्टेटमेंट पास नहीं कर रहा हूं, मेरे सैंपल साइज बहुत छोटे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मीसा इज बेटर प्लेस्ड देन रोहिणी। ठीक है, हाजीपुर सीट का हाल और बताएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में ग्लू हैं। बनारस में नामांकन हुआ तो दोनों ही लोग पहुंचे, भले ही चाचा भतीजा में नहीं बनती हो। हाजीपुर में प्रधानमंत्री चिराग पासवान का प्रचार करने पहुंचे। कोई दिक्कत है? चिराग पासवान को हाजीपुर पे नजर तो होनी तो नहीं चाहिए? नहीं, दिक्कत होना चाहिए। देखिए, ये ऐसी सीट है ना, 8 बार इसको रिप्रेजेंट किया है।
2 बार यहां से रामविलास पासवान सिर्फ हारे हैं। एक तो 84 वाला बैटल था, एक 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास से हार गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का एक तरह से वो क्लाइमैक्स था 2009। वो उसमें तो लगता था कि कोई नीतीश कुमार के सामने टिक नहीं सकता है। अब क्या है कि अब देखिए होता क्या है ना कि आरजेडी की पॉलिटिक्स के साथ ये थाली में सोशल कॉम्बिनेशन लेके बैठ जाते हैं। तो लोग पूछता है थाली में क्या क्या है, एमओआई प्लस व्हाट, एमओआई के अलावा आपके पास क्या है और कितना है और ये क्या सफिशिएंट है। तो ठीक है, एक इस इलेक्शन में अंतर यही है कि तेजस्वी ने यूथ को तोड़ा है, जो कंस्टिट्यूएंसी मिलेनियल चाइल्ड या उसके पहले वाला जिसको कि उसको ऐड किया है, उसको मैं बोलता हूं कि जातीय समीकरण से ऊपर उन्होंने थोड़ा सा लगता है कि ऐड करते नजर आ रहे हैं। उसमें कुछ उहापोह में है कि अभी देने से तेजस्वी को क्या फायदा है, मैं भी विधानसभा में देंगे, अभी तो इंडिया ब्लॉक बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, कंफ्यूजन उनके माइंड में क्रिएट कर दिया है, क्योंकि देखा कि अब बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि बिहार के गांव में पॉलिटेक्निक करके बीएड करके बैठे हुए थे, उनको नौकरियां मिली है, तो वो क्रेडिट तेजस्वी को दे रहे हैं। तो उसके कारण भी भीड़ जुड़ती है। हाजीपुर में भी हमको लगता है राजा पाकड़ एक रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी सेगमेंट है, वहां हुआ तो वहां जो लोकल आदमी है उनके शिवचंद्र राम, तो अच्छी खासी भीड़ जुटाई उसमें। लेकिन चिराग को निश्चित रूप से अच्छे मार्जिन से चिराग को जीतना चाहिए, इसलिए जीतना चाहिए कि चिराग ने ऐसा नहीं है कि तुरंत आए कंस्टिट्यूंसी में, पिता की मृत्यु के बाद वो अनवरत कंस्टिट्यूंसी में बिहार में सब जगह घूम रहे हैं। और आप इसी से पता चलता है चिराग का इंपॉर्टेंस, रिजल्ट जो भी मैं नहीं जानता हूं, कि एक कंस्टिट्यूंसी में दिखाई दिया, उनके चाचा जी दिखाई नहीं दिए। वो इन्होंने एक दलित पॉलिटिक्स को एक तरह से बाइफरकेट करने की कोशिश की कि पासवान की पॉलिटिक्स को खत्म कर दो और अपना जो पासवान होगा उसको हम लोग इनकरेज करेंगे, बीजेपी ने। और उस समय तो उन्होंने तरजीह दी चाचा को, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कभी भी चिराग पासवान ने नहीं प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में, ना बीजेपी के एज सच बोला। और एक बहुत बड़ा मूविंग लेटर प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं रामविलास पासवान के फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी में। वहीं से एक पॉलिटिक्स का यू टर्न शुरू हो जाता है, फिर से लगता है कि एनडीए एलजेपी की तरफ, एलजेपी आर की तरफ, रामविलास की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। अब बाद में वही सच होता है और इन्हीं को तरजीह दिया जाता है, भले ही एक सीट पिछले चुनाव से कम दिया गया है। लेकिन एक सोशल समीकरण भी ऐसा है, ऐसा अपील भी चिराग का इस तरह से है कि मुझे लगता है कि एक सीट जहां मुझे लगता है कि ठीक ठाक हैंडसम मार्जिन से जीतेंगे तो वो हाजीपुर सीट होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष जी, हमारे साथ पटना से जुड़े हुए थे।